वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं शुरुआत आज के एपिसोड की, जहां पर सबसे पहली न्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूएस मार्केट्स के बारे में। यूएस मार्केट्स कल ओपनिंग के टाइम पर काफी अच्छे पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म दिखाते हुए नजर आए। इसके दो रीजंस है, दो चीजें हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ रिलेटेड टू यूएस मार्केट। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ अर्निंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं हाल ही में। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट सीजन अभी फिलहाल चालू हो गया है, वेदर इट इज इंडिया और यूएस। यूएस की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ही मेजर फाइनेंशियल प्लेयर्स लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे कंपनीज का रिजल्ट इस हफ्ते में आने वाला है। तो काफी एंटिसिपेशन है कि कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं ये सारे कंपनीज क्वार्टर 2 में फॉर द कैलेंडर ईयर 2023। इसके अलावा अगर दूसरी न्यूज की हम बात करें तो चाइना की जीडीपी की हमें बात करनी होगी, जिसका नतीजा हम कुछ ग्लोबल मार्केट के स्टॉक्स पर देख रहे हैं। चाइनीज जीडीपी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। जिस टाइप की ग्रोथ साल के शुरुआत में नजर आ रही थी इन द नंबर्स फ्रॉम चाइना, उस तरह की ग्रोथ अब नजर नहीं आ रही। ग्रोथ काफी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट चाइना जैसी कंट्रीज में होता है उन पर काफी ज्यादा असर दिखने को मिल रहा है। ग्लोबली हम किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टॉक की बात करें जो चाइना जैसे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करता है। करंटली हुआ ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सारे कंपनीज में, सारे कंट्रीज में इन्फ्लेशन एंड रेट हाइक की वजह से थोड़ा डिमांड का इशू बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में सारे कंपनीज, सारे कंट्रीज की नजर थी चाइना जैसी इकोनॉमी पे, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी पे, जहां पर थोड़े ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा था साल के शुरुआत में कि यहाँ से ग्लोबल डिमांड काफी ज्यादा अच्छी होगी, चाइना की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आएगी इस साल में। तो उस वजह से थोड़ा ऑप्टिमिज्म जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबली ही सारे कंट्रीज जो मेनली चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उधर थोड़ा सा एक सबड्यूड डिमांड करंटली नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $80 पर बैरल के ऊपर जाना सस्टेनेबल नहीं है, यानी इसकी आशा कम है कि ये क्रूड के प्राइसेस वापस $80 पर बैरल से ऊपर जाएंगे। पिछले साल हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन सिचुएशन के बाद लगभग $130 पर बैरल तक ये प्राइस चले गए थे। लेकिन वैसे स्पाइरलिंग प्राइसेस अब आना थोड़ा मुश्किल है, इवन आफ्टर सम कंट्रीज कटिंग द सप्लाई। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में इतना बड़ा शेयर अपना देती है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि कुछ सप्लाई कट्स वो करेंगे, बिकॉज ग्लोबली प्राइसेस बहुत कम हो रहे थे क्रूड ऑयल के। एंड अगर उनको उन प्राइसेस को बढ़ाना है तो जो भी सप्लाई करने वाली कंट्रीज है, उन्होंने अगर अपना सप्लाई उन्होंने अगर मार्केट में कम लाना शुरू कर दिया तो प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं। लेकिन डिमांड साइड पे भी प्रॉब्लम्स है। डिमांड साइड की अगर हम बात करें तो चाइना में ऑलरेडी जीडीपी का स्लो डाउन थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। ग्लोबली सारे इकोनॉमीज में एक स्लो डाउन जनरली दिखाई दे रहा है, तो डिमांड साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसकी वजह से ही $80 पर बैरल के ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का करंटली कहना है। राइजिंग प्राइसेस, प्राइस अगर राइज होते हैं तो वो इंडिया जैसी कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट के मामले में, बिकॉज इंडिया को क्रूड ऑयल ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये इंडिया के लिए, इंडिया के फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होती। करंटली अगर हम स्टेट रन ऑयल पीएसयूज की बात करें जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल या फिर एचपीसीएल, ये सारे कंपनीज के लिए करंटली काफी अच्छा टाइम चल रहा था, बिकॉज जैसे ही ग्लोबल प्राइसेस कम होते हैं तो वो यहाँ पर मार्केटिंग मार्जिन जो है वो थोड़ा सा हेल्दी बना पा रहे थे, जो FY 23 में वो नहीं बना पाए थे। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये सारे कंपनीज के लिए ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि $80 पर बैरल से ऊपर जाने की आशंका कम है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। अब बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की तरफ, जहां पर सबसे पहली न्यूज है एक सर्वे। FICCI, फिक्की जो एक बॉडी है, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेंटीमेंट जो है इंडिया में वो काफी पॉजिटिव नजर आई थी इन द फर्स्ट क्वार्टर। यानी जो फर्स्ट क्वार्टर करंटली खत्म हुआ है उसमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग थी, ऐसा इस सर्वे का कहना है। जो लेटेस्ट क्वार्टरली सर्वे है उसके मुताबिक जो रिवाइवल हुआ था इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी में, विच स्टार्टेड फ्रॉम FY 22, वो FY 23 में भी थोड़ा सा नजर आया एंड वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा इस सर्वे से पता चल रहा है। ये जो सर्वे है वो 8 इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स
को का सर्वे होता है, जिसमें दैट इंक्लूड सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, सीमेंट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स। सो ये सारे सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री प्लेयर्स है उनके द्वारा उनका ये सर्वे किया जाता है, जहां से डिमांड एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का अंदाज लगाया जाता है। लगभग 57% से भी ज्यादा रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है Q1 FY24 में वो ज्यादा रहा है कंपेयर टू Q1 ऑफ FY23, एंड ऑलमोस्ट हायर सिंगल डिजिट्स में ये प्रोडक्शन उनको देखने को मिला है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर। इसके अलावा ये असेसमेंट्स में ये भी दिखा है कि 58% ऑफ रिस्पोंडेंट्स जिनका ये सर्वे लिया गया, उन्होंने ये कहा है कि इस क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ FY24 में नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड डिमांड, ये दोनों चीजें पिछले क्वार्टर से ज्यादा अच्छे रहे हैं, यानी Q1 ऑफ FY23 से बेहतर नजर आए हैं। तो इसी की वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटिमेंट जो है इंडिया में वो करंटली काफी स्ट्रांग है। इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा इन ग्लोबल ऑयल डिमांड बाय द ईयर 2027, ऐसा IEA का कहना है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ये जो बॉडी है उनका ये कहना है कि इंडिया की जो ऑयल की डिमांड है वो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। अराउंड 3/4 ऑफ द टोटल ऑयल डिमांड जो है वो एशिया से ही आएगी बाय द ईयर 2028, ऐसा इस बॉडी का कहना है, जहां पर इंडिया और चाइना ये दो मेन कंट्रीज रहेंगे जो सबसे ज्यादा ऑयल की डिमांड को केटर करने वाले हैं। जो ग्रोथ है इंडिया में वो सारे सेक्टर से आएगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, जैसे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम्स है फॉर डिमांड ऑफ ऑयल, ऐसा इस बॉडी का कहना है। आईए ने अपने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ग्लोबली अगर हम डिमांड की बात करें तो ऑयल की डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी आने वाले सालों में, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट जो है वो काफी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी एक काफी मेन रीजन है, बहुत सारे सैंक्शंस है, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज है, बिकॉज ग्लोबली टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ते हैं तो उसके काफी ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें अभी बहुत सारे देशों को समझ में आ रही है, एंड इसी वजह से सारे कंट्रीज एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ले रहे हैं जिससे न्यू एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इजी ट्रांजिशन किया जा सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक बायोफ्यूल्स जो है उसकी भी डिमांड ऑलमोस्ट 10% हो जाएगी ऑफ न्यू लिक्विड फ्यूल सप्लाई ग्रोथ। तो लगभग 10% शेयर इसका ग्लोबली हो जाएगा बायोफ्यूल्स का अमॉन्ग लिक्विड फ्यूल्स, ऐसा भी यहाँ पर कहना है IEA का बाय द ईयर 2028। अब बढ़ते हैं हम कंपनी वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट है HDFC बैंक के Q1 रिजल्ट्स की। आप आई एम श्योर आपने परिमल सर का वीडियो देखा होगा अबाउट द Q1 रिजल्ट्स, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कुछ चीजें जो कंपनी ने यहाँ पर कही है कि पोस्ट मर्जर जो है, एक बार ये मर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पोस्ट मर्जर रिटेल लोन्स जो है वो 57% होंगे ऑफ द टोटल बुक, ऐसा कंपनी के CFO ने कहा है। अगर हम रिजल्ट के नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट का नंबर HDFC बैंक ने 11,951 करोड़ दिया फॉर Q1 ऑफ FY23, जो एक काफी सब्सटैंशियल जंप है, क्योंकि Q1 ऑफ FY23 में ये नंबर था 9,196 करोड़, तो काफी हेल्दी इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है। करंटली बैंक के जो टोटल एडवांसेस यानी टोटल लोन्स जो बैंक ने दिए हैं वो है 6.57 लाख करोड़, जबकि एक साल पहले ये 5.57 लाख करोड़ हुआ करता था। आने वाले टाइम में बैंक का ये कहना है कि फास्टर ग्रोथ जो है वो उन्हें रिटेल सेगमेंट में ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू होलसेल सेगमेंट। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 21.1% से बढ़ता हुआ नजर आया इन Q1 ऑफ FY24 कंपेयर टू Q1 ऑफ FY23। अगर हम कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें यानी NIM की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी बैंक के लिए, तो वो 4.1% है ऑन दी टोटल असेट्स ऑफ द बैंक। असेट क्वालिटी की जहां तक बात आती है तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी NPA, ग्रॉस NPA का जो नंबर है वो रहा 1.17%, जो इंप्रूव होता हुआ नजर आया फ्रॉम 1.28% इन द क्वार्टर ऑफ Q1 ऑफ FY23। शीला फोम ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि उनका एक्विजिशन ऑफ Kurlon कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि उन्होंने 35% शेयर्स लिए हैं इन द फर्नीचर मेकर फर्लिंको। इस कंपनी में शीला फोम्स ने एक सब्सटेंशियल स्टेक लेने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। कंपनी करंटली Kurlon एंटरप्राइजेस का 94.66% शेयर होल्डिंग जो है वो ओन करता है,
जो इन्होंने इक्विटी वैल्यूएशन ऑफ 2150 करोड़ पर अक्वायर किया है। जो 35% स्टेक उन्होंने फर्लेंको में लिया है, उसका वैल्यूएशन फॉर दैट 35% स्टेक द कंपनी हैज पेड ₹300 करोड़। सो काफी दो मेजर एक्विजिशंस यहाँ पर शीला फोम्स ने किए, काफी नोन ब्रांड्स है दोनों। सो यहाँ पर काफी एग्रेसिवली वो एक इनऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं एक्सपांशन करने की। ये जो एक्विजिशन है ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट होगा बिफोर 30 नवंबर 2023। अगर हम करलॉन के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें, अगर हमें देखना हो कि किस तरह की कंपनी शीला फोम्स यहाँ पर अक्वायर कर रही है, तो FY23 में करलॉन के 808 करोड़ का रेवेन्यू था। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पतंजलि, जिनका स्टॉक कल 3% से ऊपर रहा जब GQG एंटरप्राइजेस ने अक्वायर किया है 6% स्टेक थ्रू देयर ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल यहाँ पर पतंजलि का कुछ दिनों से चलता आ रहा था। तो ये एक्विजिशन कंप्लीट करने के बाद प्रोमोटर्स अपना ओनरशिप जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे थे, बिकॉज सेबी के नॉर्म्स है कि अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, तो आपका प्रोमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं हो सकता, जिसको जिसको लेने के लिए कंपनी के पास लगभग 3 साल का समय होता है। तो इसी को 75% से नीचे लाने के लिए प्रोमोटर्स ने यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रखा था। इसके बाद प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में वो 73.82% हो जाएगी। ये जो शेयर्स थे, ये पतंजलि के शेयर्स ऊपर रहे इंस्पाइट ऑफ OFS, यानी ऑफर फॉर सेल एक डिस्काउंटेड फ्लोर प्राइस पर हुआ ऑफ ₹1000। इसके बावजूद स्टॉक का 5% इंक्रीज रहा ऑन फ्राइडे। एंड जब स्टॉक ने एक अपर सर्किट हिट किया था ऑफ ₹1225। GQG ने रिसेंटली न्यूज में रहा था जब उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस के कुछ स्टॉक्स में काफी सब्सटेंशियल स्टेक ली थी, विच इंक्लूड्स कंपनीज लाइक अदानी ट्रांसमिशन। इसके अलावा अदानी के बाकी जो कंपनीज है उसमें भी GQG पार्टनर्स ने काफी सब्सटेंशियल स्टेक ली थी। लगभग टोटल स्टेक उन्होंने अदानी ग्रुप में लगभग 2666 करोड़ की ली। सो काफी रिस्की कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर GQG पार्टनर्स ने किए, एंड काफी न्यूज में रही है ये प्राइवेट इक्विटी फर्म। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा एलेक्सी, जिनके Q1 के रिजल्ट्स आ गए हैं, जहां पर उनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया है बाय 2% एंड इट हैज इंक्रीज टू 189 करोड़। टाटा एलेक्सी एक डार्लिंग रहा था स्टॉक मार्केट्स में इन द लास्ट ईयर, जब इसका पर शेयर प्राइस लगभग 10,000 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद इसके प्राइस में काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शंस आए थे। अगर हम नंबर्स की बात करें इस रिजल्ट्स में, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हालांकि कंपनी के 17% से इंक्रीज हो गए हैं, एंड वो बढ़ गए हैं 850 करोड़ तक फॉर द जून 2023 क्वार्टर। अगर हम जून 2022 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यूज उनके 726 करोड़ हुआ करते थे। लेकिन प्रॉफिट्स अगर 2% से ही बढ़े हैं जबकि रेवेन्यू 17% से बढ़ा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्जिन्स में यहाँ पर कंपनी को काफी प्रेशर फेस करना पड़ा, जो उनके मार्जिन्स में क्लियर हो रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो वो कम हो गए हैं टू 27.1% इन Q1 ऑफ FY24, जबकि Q1 FY23 में ये 30.5% हुआ करते थे। कंपनी का ये कहना है कि ग्लोबल आउटलुक काफी चैलेंजिंग है, इसी वजह से मार्जिन्स एंड रेवेन्यू दोनों पर थोड़ा सा प्रेशर करंटली कंपनी का है, लेकिन उनका जो फोकस है वो कस्टमर ओरिएंटेड फोकस है एंड टारगेटेड एफर्ट्स वो ले रहे हैं, जिससे उनका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो यहाँ पर सस्टेन हो सके। अब बढ़ते हैं हम हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। परसों यानी संडे इवनिंग को आई एम श्योर बहुत लोगों ने विंबलडन का फाइनल एंजॉय किया होगा। मेंस सिंगल्स का फाइनल हुआ था जहां पर कार्लोस अल्काराज, एक 20-year-old किड, मैनेज टू बीट अ लेजेंड लाइक नोवाक जोकोविच। तो आज बिलीव इट और नॉट में हम एक फाइनेंशियल एंगल देने वाले हैं इसी टूर्नामेंट को। आई एम श्योर बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन विंबलडन ये जो टूर्नामेंट है ये 2020 ईयर में कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। ये फर्स्ट टाइम था सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये टूर्नामेंट जो है वो दैट कुड नॉट बी हेल्ड। सो ऐसा 70-80 ईयर्स में पहली बार हुआ था इन द ईयर 2020 जब ये टूर्नामेंट नहीं हुआ था। विंबलडन एक ऐसा टूर्नामेंट है वो ऑलमोस्ट 250 मिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है फॉर देयर ऑर्गेनाइजर्स, दैट इज द ऑल इंग्लैंड क्लब। एंड जब ये टूर्नामेंट नहीं हुआ 2020 ईयर में, तो इसके बाद जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको 114 मिलियन पाउंड्स का एक इंश्योरेंस पे आउट मिला था। तो इसके पीछे एक इंश्योरेंस पे आउट की क्या स्टोरी है, इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 2003 में, जब एक सार्स नाम का वायरस
एशियन कंट्रीज को प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट किया था। लेकिन इससे विंबलडन के ऑर्गेनाइजर्स को ये लगा कि उनकी टूर्नामेंट के लिए एक वायरस अफेक्ट करने की बहुत बड़ी पोटेंशियल रिस्क है, जिसकी वजह से उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस अफेक्टिंग देयर टूर्नामेंट। यानी अगर एक वायरस अफेक्ट करता है टू द ह्यूमन पॉपुलेस इन जनरल, तो उसके अगेंस्ट टूर्नामेंट अगर ना हो पाए तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को एक पे आउट मिल जाएगा फ्रॉम द इंश्योरर्स। तो ये इंश्योरेंस पे आउट उन्होंने लिया एंड 1.5 मिलियन पाउंड्स का प्रीमियम उन्होंने हर साल 17 सालों के लिए भरा। हमें ये समझना होगा कि 2020 ईयर के पहले एक वायरस की वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट होना एक बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी थी। हम शायद इससे अवेयर भी नहीं थे जब तक ये वायरस हमें डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करने लगा। तो इसके बावजूद ये ऑर्गेनाइजर्स 17 साल तक ये प्रीमियम भरते रहे, बिकॉज एक रिमोट पॉसिबिलिटी थी कि उनके जो ऑपरेशन है वो अफेक्ट हो जाएंगे, विंबलडन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो उसका उन्हें एक मेजर पे आउट मिल गया इन द ईयर 2020, जब उन्होंने एडवांस में ही, जैसे ही वायरस की खबरें आने लगी, उन्होंने तुरंत विंबलडन का जो और ऑर्गेनाइजिंग है वो कैंसिल कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक मेजर पे आउट यहाँ पर मिला। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रिस्क मिटिगेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट आपको ऐसी रिस्क मिटिगेशन में कितना हेल्प कर सकता है। तो ये हमें यहाँ पर जानने मिला, जहां पर सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग जो भी बॉडीज थे उन्हें 2020 2021 ईयर में काफी लॉसेस फेस करने पड़े, स्टेडियम्स में लोग अलाउड नहीं थे। लेकिन यहाँ पर विंबलडन ने ऑलमोस्ट उनका आधा रेवेन्यू इंश्योरेंस के पे आउट के थ्रू रिकूप कर लिया। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी, जो बिलीव इट और नॉट पे मैंने शेयर करना चाहिए आज। तो आई एम श्योर आपको आज का ये एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट न्यूज काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल, एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपको आज का एपिसोड एंड ये बिलीव इट और नॉट स्टोरी कैसी लगी। हमारी वेबसाइट investigation.in चेक करना मत भूलिए, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स करंटली अवेलेबल है। मॉनसून ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।